लास्ट क्लास में अपन मनी कर रहे थे और सबसे पहले अपन ने मनी की डेफिनेशन सीखी। अच्छा, इस डेफिनेशन से पहले भी जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने कहा पहले के टाइम पर क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। उस इकोनॉमी को क्या कहते थे, जिस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम चलता था, दैट इज सीसी इकोनॉमी, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम में मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती थी हमारे पास, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि जो हम बेचना चाहते हो वो सामने वाला पर्सन खरीदना चाहता हो, और जो हम खरीदना चाहते हैं वो सामने वाला पर्सन बेचना चाहता हो, तो वांट्स को दो बार मैच कराना पड़ता था, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। स्टार्टिंग में जब गुड्स एंड सर्विसेज बहुत कम थे, नीड फॉर एक्सचेंज बहुत कम थी, तो तब बार्टर सिस्टम से काम चल जाता था। बट जैसे जैसे वांट्स मल्टीप्लाई हुए, जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े, हमारी वांट्स ज़्यादा हो गई। वांट्स ज़्यादा होने की वजह से नीड फॉर एक्सचेंज बढ़ गई, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब बार्टर सिस्टम इनइफेक्टिव हो गया। लोगों को जरूरत महसूस होने लगी कि कुछ तो ऐसा बनाना चाहिए जिसको लोग कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और तभी उन्होंने इन्वेंट किया मनी को। तो मनी को स्टार्टिंग में किस सोच के साथ इन्वेंट किया गया कि मनी को लोग कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सके। बट फिर उसके बाद जब ये मनी इन्वेंट हो गया तो इसके और भी यूजेस हमारे सामने आए। हमने कहा जैसे आपके पास में स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में कि हम सेविंग्स कैसे करें। तो सेविंग्स करने के लिए हमें गुड्स को स्टोर करना पड़ता था, उसकी स्टोरेज कॉस्ट आती थी, इवन उसकी क्वालिटी खराब हो जाती थी। लेकिन अब मनी के आ जाने से ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब आपको स्टोरेज रिक्वायर्ड नहीं है, कि मतलब मनी को स्टोर करना बहुत आसान है, स्पेस उतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपकी उतनी स्टोरेज कॉस्ट नहीं आती। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? ट्रांसफर करना बड़ा आसान हो गया। पहले ट्रांसफर करने के लिए गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। यहां से दिल्ली भेजना है तो दिल्ली गुड्स लेकर जाने पड़ते, और लेकर जाने में जो टाइम लगता और जो कॉस्ट लगती, सोचो कितना भारी मुश्किल काम था। लेकिन आज के टाइम पैसा ट्रांसफर करने में फ्री में हो जाता है, आपको पता है, बैठे बैठे यहां से वहां, है ना। कुछ टाइम पहले तो खैर हमें जाके ट्रांसफर कराना पड़ता था, क्या तो बैंक से ही करना पड़ता था, या बाहर जो मनी ट्रांसफर फैसिलिटी देते हैं ना, आपको पता है, आपको मित्र, ई मित्र वगैरह, और वहाँ पे मनी ट्रांसफर फैसिलिटी वो देते हैं, तो वहां से पैसा एक्स्ट्रा देकर कराना पड़ता था। बट आज के टाइम तो हमारे पास सब कुछ है, कंट्रोल। तो हमने कहा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। हमने कहा यूनिट ऑफ वैल्यू या मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है पहले हम बार्टर सिस्टम में किसी भी चीज की वैल्यू को बता नहीं पाते थे कि यार इसकी कितनी वैल्यू है, क्योंकि वो किसके टर्म्स में बताएं, इन टर्म्स ऑफ काउस बताएं, बफेलोज बताएं, हॉर्सेस बताएं, वीट बताएं, किसकी टर्म्स में बताएं, अलग अलग टर्म्स में अलग अलग होगी। तो इसलिए वहां पर कोई मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। फिर अपन ने कहा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ये है ही आपके पास, पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। अब कुछ भी दो, कैश ले लो बदले में, रुपए ले लो, मनी ले लो, और मनी के बेसिस पे जो खरीदना चाहते हो वो खरीद लो। मीन्स पहले जो एक्ट ऑफ आप कह सकते हो परचेज एंड सेल दोनों एक साथ हुआ करते थे बार्टर सिस्टम में। बट मनी के आ जाने से ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब आप परचेज कभी भी कर सकते हैं और सेल भी कभी भी कर सकते हैं, अब एक साथ करना जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर, डेफर मतलब होता है डिले करना, डेफर करना मतलब डिले करना। तो अपन ने कहा फ्यूचर की पेमेंट जो हमें करनी है, उन फ्यूचर पेमेंट्स को कैसे डिसाइड करें कितना करना है। तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, बार्टर सिस्टम में क्या देंगे, हर महीने कितना कितना देंगे। बट अब क्या है, आपसे किसी से लोन भी लेते हैं तो विद इंटरेस्ट पे कर देते हो कि भाई इतने महीने का इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ये टोटल हो जाएगा। तो अब हमें पेमेंट करने में, फ्यूचर पेमेंट्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ये बात होगी। तो हमने कहा मनी की डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसके बाद ये ड्रॉबैक्स पढ़ लिए। हमारे कोर्स में सिर्फ मनी है और मनी के फंक्शंस हैं, तो वो जो ड्रॉबैक्स हैं बार्टर सिस्टम के, वही क्या है, मनी के फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं। हमने कहा मनी, व्हाट इज मनी? तो मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट which is या that serves as a medium of exchange, a measure of value, a store of value and a standard for deferred payments। ऊपर नीचे कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये आपको डिफाइन है, इसकी याद हो जाती है। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। दो बार पढ़ने पर याद हो जाती है। फिर अपन ने बात करी फॉर्म्स ऑफ मनी, हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है फॉर्म्स ऑफ मनी, बट फिर भी अपन ने पढ़ा। फॉर्म्स ऑफ मनी, दो तरीके से मनी को अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तरीका था फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी, और दूसरा तरीका है आपके पास फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। एक हमने कहा दैट इज फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी, दूसरा हमने कहा फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। हमने कहा फिएट मनी वो मनी होता है विच इज इश्यूड बाय द ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने कहा फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी which is issued by the order or authority of the government। एग्जाम्पल आपने कहा कॉइन्स हैं, पेपर नोट्स हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इश्यू हो रहे हैं, उनको फिएट मनी कहते हैं। फिड्यूसरी मनी, फिड्यूसरी वर्ड का मतलब ही क्या है? ट्रस्ट। फिड्यूसरी वर्ड का मतलब ही क्या है? ट्रस्ट। तो हमने कहा फिड्यूसरी मनी, तो ये एक्चुअल में गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इश्यू नहीं हुआ है, बट इसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट किया गया बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। तो हमने कहा फिड्यूसरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। जैसे कि चेक, चेक गवर्नमेंट की अथॉरिटी से नहीं है, लेकिन चेक गवर्नमेंट ने थोड़ी ना इश्यू कर रखा है, लेकिन पेयर और पेई का ट्रस्ट है कि जिसके बेसिस पे वो चेक को भी एक्सेप्ट कर लेता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अगर किसी पे भरोसा नहीं होता तो हम चेक लेने से मना कर सकते हैं कि भाई कल को बाउंस हो जाएगा, है ना, तो चेक के सिस्टम में ऐसा रहता है। बट अगर वो डिमांड ड्राफ्ट देता तो वो बाउंस नहीं हो सकता। ये मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया है और कल भी बताया था कि चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है। चेक बाउंस हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट में बैंक को पहले पैसा दिया जाता है, फिर वो बैंक हमारे नाम पर बनाकर देता है डीडी, और वो डीडी जब हमारे पास आता है तो हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो ये 100% श्योरिटी है कि हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बट चेक को डिपॉजिट करेंगे तो श्योरिटी नहीं है कि मिलेगा कि मिलेगा, है ना, हो सकता है ना भी मिले, बाउंस हो जाए। अच्छा, चेक की वैलिडिटी कितनी है? 3 मंथ्स की वैलिडिटी है। जिस डेट, जो डेट उस पर लिखी होती है ना कॉर्नर पर, उस डेट से 3 मंथ। अगर मैं आज से 1 महीने बाद के डालूंगा तो 1 महीने बाद के तो डेट है, और उससे अगले 3 महीने, तो 4 महीने तक। क्लियर, समझ में आ गया? क्या जो चेक पे जो डेट लिखी है उस डेट से पहले क्या मैं बैंक में जाके पैसा ले सकता हूं? नहीं ले सकते, उसको हम सबमिट ही नहीं कर सकते। क्लियर है, डिपॉजिट नहीं करवा पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, ठीक। इसमें एक पॉइंट और था आपके पास में, चेक, क्या बताने वाला था मैं, कुछ दिमाग में आ रहा था। डिमांड ड्राफ्ट का बताया था, पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था, आजकल तो बहुत कम यूज हो गया। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम सारा कुछ चल गया, तो पेमेंट सारी ऑनलाइन। पहले क्या होता था, जितने भी फॉर्म्स होते थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के हों, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्सेज हों, सब में डीडी लगता था, तो वहाँ बड़ी लाइन लगती थी। कुछ बता तो रहा था, चलो कोई बात नहीं, आएगा दिमाग में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चेक और डिमांड ड्राफ्ट भी क्लियर हो गया। तो फिड्यूसरी मनी, ट्रस्ट, दैट इज विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। चलिए, दूसरा फॉर्म पढ़ा था आपने, फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो हमने कहा एक कॉमोडिटी वैल्यू होती है, जिस मटेरियल से मनी बना है उस मटेरियल की वैल्यू को बोलते हैं हम कॉमोडिटी वैल्यू, और जो जितने रुपए में वो मार्केट में चल रहा है, गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है कि इसकी कितनी वैल्यू है, दैट इज मनी वैल्यू। क्या कभी कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से ज्यादा हो सकती है? क्या कभी कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से ज्यादा हो सकती है? नहीं। अगर कॉमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो गई मनी वैल्यू से, तो सोचो हम उसको मनी के तौर पे चलाएंगे ही नहीं, हम उसको कॉमोडिटी के तौर पर क्या कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपकी कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से ज्यादा हो जाए। जो कॉइन बना हुआ है उसमें मटेरियल अगर 7 रुपए का लगा हो और उसकी वैल्यू मनी वैल्यू 5 रुपीज हो, तो आप क्या कहोगे? पागल थोड़ी ना है कि 5 रुपए में चलाएंगे, हम इसको कॉमोडिटी की तरह बेचेंगे और 7 रुपए कमाएंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो हमने कहा क्या तो कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर होगी,
या तो कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से कम होगी। अगर कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू बराबर है तो उस मनी को हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। और अगर आपके पास में कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू कम है मनी वैल्यू से, तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू द मनी in terms of coins whose commodity value equals to money value as and when they are issued. Refers to the money whose commodity value is less than money value as and when they are issued. क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ मनी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। हमने कहा सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है। ये अपने स्टॉक कॉन्सेप्ट का जब एग्जांपल लिया था तो उसमें भी सप्लाई ऑफ मनी का लिया था। हमने कहा सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देश के लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पैसा रखा हुआ है, उसी को ही क्या कहते हैं हम, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको हम मेजर कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे ब्रेक कर कर लिखने से आपको याद हो जाता है, क्योंकि दिमाग में एक बार में इतने ही वर्ड्स जाते हैं। तो हमने कहा सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फिर हमने कहा सप्लाई ऑफ मनी में हम कभी भी जो सप्लायर्स ऑफ मनी है उनका जो पैसा है उसको इंक्लूड नहीं करते। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी नॉट इंक्लूडेड इन द सप्लाई ऑफ मनी। लेकिन जो डिमांड करते हैं मनी उनका पैसा इंक्लूड करते हैं, उनका स्टॉक ऑफ मनी इंक्लूड करेंगे, बट जो सप्लाई करते हैं उनका स्टॉक ऑफ मनी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इट डज नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी। तो अगला सवाल ये आया, हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, कि सप्लायर्स ऑफ मनी है कौन। तो हमने कहा इंडिया में 3 लोग सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट जितने भी कॉइन्स हैं, और ₹1 पेपर नोट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट का भी स्पेसिफिक में डिपार्टमेंट बात करूं तो कौन सी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो है वो क्या करते हैं, इशू करते हैं जितने भी कॉइन्स हैं और ₹1 पेपर नोट्स। सेंट्रल बैंक आरबीआई, आरबीआई के पास ऑथोरिटी होती है करेंसी को प्रिंट करने की, कि वो करेंसी, नई करेंसी जो है वो छाप सकते हैं, है ना। आरबीआई के पास पावर होती है। लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं कि मन करे उतनी छाप दो, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक सिस्टम होता है प्रॉपर। क्या सिस्टम होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें कम से कम वो 200 करोड़ का रिजर्व रखते हैं, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना जरूरी है। बट इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट इसमें है नहीं। बस आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एमसीक्यू में पूछ लेता है 1 मार्क। तो अपने कहा सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या करता है, इश्यूज ऑल अदर पेपर नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला आ गया हमारे पास कमर्शियल बैंक्स। हमने कहा कमर्शियल बैंक्स के पास कोई पावर नहीं होती, कमर्शियल बैंक्स के पास कोई पावर नहीं है करेंसी को इशू करने की, नोट छापने की, कोई इसके पास पावर नहीं है। लेकिन हम इसको फिर भी कह रहे हैं कि ये क्या है, सप्लायर ऑफ मनी। बताओ, करेंसी छापने की पावर नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, सप्लायर ऑफ मनी। ऐसा क्यों, बिकॉज ये मनी क्रिएट करते हैं, बिकॉज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स वो मनी को क्रिएट करते हैं। मैंने कहा था ना कि बैंक के पास 10,000 आता है तो उस 10,000 से वो 1 लाख क्रिएट कर सकता है। दिस इज मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ये बैंकिंग का पहला टॉपिक है हमारा, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। जो मनी बैंक्स क्रिएट करते हैं बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, उस मनी को अपन क्या कहते हैं, बैंक मनी कहते हैं। यहां तक अपन ये पढ़ चुके हैं और यही था इसमें। एक बार दिखा दो बस, अब एक मेजरमेंट रहा होगा, मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, आगे बात समझ में। आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी।
इसको हम मेजर कैसे करते हैं? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे मेजर करेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश के लोगों के पास कितना पैसा रखा हुआ है, ये हम कैसे मेजर करेंगे? तो इसको मेजर करने के हमारे पास चार ऑल्टरनेटिव्स हैं। कितने ऑल्टरनेटिव हैं? M1, M2, M3, M4। कितने मेजर्स हैं इसके? मेजर करने के कितने तरीके हैं? चार। M1, M2, M3, M4। हमारे कोर्स में सिर्फ M1 है, M2, M3, M4 ये जो है नॉट इन आवर सिलेबस। कुछ नहीं, फुल फॉर्म नहीं है। M1, M2, M3, M4 सिर्फ M1 हमारे कोर्स में है, M2, M3, M4 कोर्स में नहीं है। ये आपको हायर में मिल सकता है, बीकॉम वगैरह में आपको मिल जाएगा M2, M3, M4, यहाँ नहीं मिलेगा। अब हमने बात करी कि M1 मेजरमेंट में है क्या, तो मैं आपको रीड करा देता हूं। इन इंडिया देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई popularly known as M1, M2, M3, M4. Of these, only M1 measure is discussed here as prescribed in the syllabus. M2, M3, M4 measures are given in ability zone of the chapter for general reference. पढ़ना चाहे कोई पढ़ सकता है, बट कोर्स का पार्ट नहीं है। M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ये आ गया आपके पास M1 मेजर ऑफ सप्लाई ऑफ मनी बोल दो या मनी सप्लाई बोल दो, एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या? M1 is equals to C plus DD plus OD. C is currency, DD is demand deposits, and OD is other deposits. C is currency, DD is demand deposits, and OD is other deposits. करेंसी में दोनों आ जाते हैं, कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट, जो भी आपके पास में लोगों के पास रखा हुआ है। डिमांड डिपॉजिट्स, बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स हम रखते हैं, जो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में होता है पैसा, जिसको हम जब चाहें तब यूज के लिए हम विड्रॉ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। दो तरह की डिपॉजिट्स होती हैं, एक टाइम डिपॉजिट और एक डिमांड डिपॉजिट। तो जो हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं उसको तो अपन क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। और फिक्स टाइम से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट। जैसे एफडी, तो एफडी को हम क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट्स, कि वो फिक्स टाइम के लिए हमने क्या करवा रखी है? डिपॉजिट करवा रखी है, उससे पहले हम उनको विड्रॉ नहीं कर सकते। कर सकते हैं बट उसके पेनल्टी चार्जेस वगैरह वो सब चीज लगते हैं, प्रॉपर प्रोसेस होता है उसका। मतलब इतना आसान काम नहीं है कि जब चाहे तब विड्रॉ कर लें, ठीक है। जबकि डिमांड डिपॉजिट्स में बैंक में पैसा रखा है, जब चाहे तब हम विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट आपके पास चेक्स होते हैं, आप चेक कभी भी यूज करके आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो उनको इसलिए हम चेकेबल डिपॉजिट्स कहते हैं। जबकि टाइम डिपॉजिट्स के अगेंस्ट हमारे पास कोई चेक अवेलेबल नहीं होता, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। और तीसरी बात यह है आपके पास कि जो डिमांड डिपॉजिट्स, तीसरा जो पॉइंट है, डिमांड डिपॉजिट्स कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं होते, लेकिन टाइम डिपॉजिट्स एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने क्या कहा? करेंसी में सब कुछ आएगा, पेपर नोट्स एज वेल एज आपके पास कॉइन्स प्लस पेपर नोट्स दोनों आ जाएंगे। डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स में 3 डिफरेंस बताए। डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जब भी आपको जरूरत पड़े तब आप पैसा निकाल सकते हो बैंक से। आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ही क्या है? डिमांड डिपॉजिट। जब पैसा निकालना है आप निकाल सकते हैं। लेकिन टाइम डिपॉजिट्स क्या है? आपकी एफडी। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसे को डिपॉजिट करना है, तो आप उसको जब चाहे तब विड्रॉ नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा हमने कहा डिमांड डिपॉजिट्स के लिए तो हमारे पास चेक्स होते हैं, तो हम चेक्स ड्रॉ कर कर डिमांड डिपॉजिट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स तो क्या है? चेकेबल डिपॉजिट्स, इनके अगेंस्ट हमें चेक मिलता है। लेकिन टाइम डिपॉजिट्स के अगेंस्ट अपने को चेक नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। और तीसरा पॉइंट, डिमांड डिपॉजिट्स को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होती हैं, जबकि फिक्स टाइम डिपॉजिट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। बताओ क्या यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर?
इसके बाद अपन ने बात करी कि ये अदर डिपॉजिट्स में क्या आता है, तो सी से करेंसी हो गया, इट इंक्लूड्स, तो आप इसको कैसे लिखें यहां पर डिमांड डिपॉजिट्स का, और इसमें लिखना तो अदर डिपॉजिट्स है और डिमांड डिपॉजिट्स, ये एक्सप्लेन करना था। करेंसी में आ जाएगा आपके पास में, मैं यही लिख देता हूं, इन शॉर्ट लिख दूं या लिखवाऊं प्रॉपर तरीके से, क्या चाहते हो? हेयर, तो फिर तो बुक में से चेपा मारना, करना क्या? हेयर। सी का मतलब क्या होगा? करेंसी, तो इट रेफर्स टू करेंसी, इट रेफर्स टू द करेंसी हेल्ड बाय द पीपल या हेल्ड बाय द पब्लिक, कैसे भी लिख सकते, पीपल ऑफ अ कंट्री या हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक। इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स। दूसरा आ गया हमारे पास, दैट इज डीडी, डिमांड डिपॉजिट। और ये डिमांड डिपॉजिट्स रखते किसके पास है अपन? कमर्शियल बैंक्स के पास। हम सिर्फ पैसा कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं, आरबीआई में डिपॉजिट करा सकते हैं क्या? नहीं। आरबीआई में कौन डिपॉजिट कराता है? कमर्शियल बैंक्स। तो जैसा रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक्स के साथ होता है, वैसा ही रिलेशन कमर्शियल बैंक्स का आरबीआई के साथ होता है। ये सब हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है बैंकिंग में। तो ये आ गया, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, विद द कमर्शियल बैंक, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स, दीज आर चेकेबल डिपॉजिट। चेकेबल डिपॉजिट क्यों बोला? इनके अगेंस्ट अपन क्या कर सकते हैं? चेक्स इशू कर सकते हैं, विच कैन बी विड्रॉन, क्या इनको कभी भी निकाला जा सकता है? विच कैन बी विड्रॉन ओ ऑन डिमांड, ठीक है। और तीसरा आ गया आपके पास अदर डिपॉजिट, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहां तक लिख लो। तो अपने कहा मनी सप्लाई, आपके पास सप्लाई ऑफ मनी के मेजर करने के हमारे पास चार ऑल्टरनेटिव्स हैं, M1, M2, M3, M4। हमारे कोर्स में सिर्फ M1 मेजर है, M2, M3, M4 हमारे कोर्स में नहीं है। M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाईज, अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या आता है M1 में? C प्लस DD प्लस OD, where C is currency held by the people of a country या held by the public। क्लियर है? करेंसी में दोनों आएंगे, कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स दोनों आ जाएंगे। जबकि डीडी इज डिमांड डिपॉजिट्स, इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। लोग किसके पास डिमांड डिपॉजिट्स रखते हैं? कमर्शियल बैंक्स के पास रखते हैं, तो वो आ गया आपके पास में। और डिमांड डिपॉजिट्स हैं क्या? चेकेबल डिपॉजिट्स हैं, जिनके अगेंस्ट हमें चेक मिलता है, हम कभी भी चेक काट कर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। और लास्ट पॉइंट आया इसमें, अदर डिपॉजिट्स, ओडी। ओडी क्या है हमारे पास? दीज आर अदर डिपॉजिट्स विच इंक्लूड, अदर डिपॉजिट्स विच इंक्लूड्स, तीन चीजें हैं इसमें, तीन पॉइंट है अलग अलग। क्या क्या आता है? तो अगर कोई डिमांड डिपॉजिट्स किसने रख रखी हो? आरबीआई के पास, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। तो डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक NABARD विद आरबीआई। आरबीआई के पास अगर डिमांड डिपॉजिट्स रखी हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, तो फिर वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा अदर डिपॉजिट्स में। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स विद द आरबीआई, ठीक है। जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स या फॉरेन गवर्नमेंट आरबीआई के पास में जो भी डिमांड डिपॉजिट्स रखेंगे, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे अदर डिपॉजिट्स में। तो तीन चीजें याद रखनी है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई के पास पैसा रखे, फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट आरबीआई के पास पैसा रखे, और तीसरा पॉइंट, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आरबीआई के पास अगर ये तीन लोग पैसा रखते हैं,
तो उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली अदर डिपॉजिट्स डज नॉट इंक्लूड, ये तो अपन पहली बात कर चुके हैं क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसको चाहे दोबारा लिखो चाहे मत लिखो। दो चीजें नहीं करते, जो गवर्नमेंट आरबीआई के पास पैसा रखेगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट आरबीआई के पास पैसा रखती है उसको इंक्लूड नहीं करते, और जो कंट्री का बैंकिंग सिस्टम मतलब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास पैसा रखते हैं उसको भी इंक्लूड नहीं करते। तो अपन लिख सकते हैं कि स्पेसिफिकली अदर डिपॉजिट्स डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करते, डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद द आरबीआई, डिपॉजिट्स ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम का मतलब होगा कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई, क्योंकि ये क्या है, सप्लायर्स ऑफ मनी, और हम सप्लाई ऑफ मनी में सप्लायर्स ऑफ मनी का पैसा इंक्लूड नहीं करते। फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स दूसरे गवर्नमेंट्स के पास भी पैसा कई बार रखती हैं डिपॉजिट्स, तो अगर वो पैसा आरबीआई के पास रखते हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इन्होंने ये कहा कि सिर्फ अपने कंट्रीज का ही लेंगे, बाहर वालों का नहीं लेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का नहीं लेंगे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का नहीं लेंगे। सिर्फ ये कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपको बस ये इतना पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई में 4 मेजर्स थे, M1 M2 M3 M4, हमारे कोर्स में सिर्फ M1 है। M1 के अंदर क्या क्या आता है, C प्लस DD प्लस OD। C इज करेंसी, करेंसी में सब कुछ आता है, पेपर नोट्स पेपर नोट्स एज वेल एज कॉइन्स दोनों आ जाते हैं, जितने भी हैं जो भी पब्लिक ने रखे होते हैं, पब्लिक के पास जितने भी कॉइन्स या पेपर नोट्स रखे हैं सब इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में M1 में। डीडीज डिमांड डिपॉजिट्स, जितने लोगों ने कमर्शियल बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट्स रखे हैं वो सब इंक्लूड करेंगे। और अदर डिपॉजिट्स में कुछ बातें बता दी कि वो हम इंक्लूड करेंगे कि जो जो लोगों ने पैसा रखा हो इसको इंक्लूड कर लेंगे कि ना पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आरबीआई के पास, फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट या फॉरेन सेंट्रल बैंक्स ने रखा हो आपके पास आरबीआई के पास, या पब्लिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने रखा हो, इन तीनों ने लोगों ने रखा होगा तो इंक्लूड करेंगे। बट जो हमारी गवर्नमेंट रखती है आरबीआई के पास, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स रखते हैं आरबीआई के पास, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये होने के बाद इसमें कंप्लीट हो गया आपके पास में ये चैप्टर भी। इसमें एक छोटा सा चीज आपको और बता देता हूँ, डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स का डिफरेंस। तो ये आ गया हमारे पास डिमांड डिपॉजिट। हाँ, अब देखो पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट आएगा कि स्पेसिफिक दीज कैन बी डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन, जब चाहिए तब निकाल सकते हो। टाइम डिपॉजिट्स कैन नॉट बी विड्रॉन ऑन डिमांड, टर्म डिपॉजिट्स कैन नॉट बी विड्रॉन on demand. Demand deposits are checkable deposits, that is checks can be issued against demand deposits. Time deposits are not checkable deposits, not checkable deposits, that is checks cannot be issued against time deposits. तीसरा पॉइंट, demand deposits are not for a specific period of time, whereas time deposits are always for a specific period of time. ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हुआ। देखो नेट डिमांड डिपॉजिट्स और ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स क्या हैं, डिस्टिंक्शन में भी drawn between gross demand deposits and net demand deposits with the commercial banks. Gross demand deposits include interbanking claims, claim of one bank against the other, जबकि net demand deposits do not include interbanking claims. Interbanking claims are not a part of demand deposits of the people. सिर्फ लोगों के पैसे की बात करें कि लोगों ने पैसा कितना रखा हुआ है, that is net demand deposits. और अगर हम बात कर रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स के पास टोटल, चाहे वो लोगों ने रखा हो चाहे एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास रखा हो, ऐसा भी होता है, तो एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास है तो वो भी इंक्लूड करते हैं। तो उन्होंने यही तो कहा इंटर बैंक क्लेम्स जो हैं अगर उनको इंक्लूड करते हैं तो वो ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स हैं, और अगर उनको इंक्लूड नहीं करते तो वो नेट डिमांड डिपॉजिट्स।
फर्म का लोन तो लोगों का है ना, पब्लिक का है। इंटर बैंकिंग क्लेम, एक बैंक का दूसरे बैंक के ऊपर क्लेम है ना, वो लोन वगैरह ले लेते हैं बैंक से, एक दूसरे के डिपॉजिट्स रखते हैं, उसकी बात कर रहे हैं वो। उसको इंक्लूड करेंगे तो ग्रोस डिमांड डिपॉजिट्स, अदरवाइज नेट डिमांड डिपॉजिट, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही आपसे पूछता है, इसके अंदर इतना ही रिक्वायर्ड है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ।